Okay, so good morning everyone. हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन है? एक बार चेक कर। ओके, तो आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग विथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में आपको दो एस्पेक्ट कवर किया गया है। पहला है मर्जर अमलगमेशन से रिलेटेड या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो कि कवर करता है सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन 240 तक, इफ़ यू रिमेंबर। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को किया है ना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट डील्स विथ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 241 से लेकर के सेक्शन नंबर 246 तक। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाज देयर अंडर सेक्शन 230 से 240 तक, है ना। उसके आगे की सीरीज हम लोग कवर करते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में। ठीक है तुम लोगों ने आज की क्लास में आने से पहले ये टर्म सुना है क्या? ऑपरेशन, ऑप्रेस करना किसी को, मतलब हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म ऑपरेशन? यस, एनीवन? ओके, मिसमैनेजमेंट सुना रहेगा। क्या होता है इन जनरल अगर अपन बात करें तो? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिसमैनेजमेंट? चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती हैं। ओके, कोई और स्टूडेंट, कोई और आंसर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मिसमैनेजमेंट? अव्यवस्थित, ये तो ट्रांसलेशन हो गया देवी। मैंने मीनिंग पूछा आपसे, कोई और बच्चा? कैरिंग आउट दी मैनेजमेंट in an adverse manner, carrying out the management in an adverse manner। इसको अपन नाम देंगे किसका? मिसमैनेजमेंट। ठीक है, कैरिंग आउट द मैनेजमेंट इन एन एडवर्स मैनर इज अ मिसमैनेजमेंट। एडवर्स मैनर मतलब नॉट इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डिनरी प्रूडेंस, या नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट एप्लीकेबल प्रैक्टिसेस। नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बेस्ट एप्लीकेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा, इन जनरल अगर अपन बात करें, टू सप्रेस। ठीक है, टू सप्रेस द राइट, टू सप्रेस द राइट्स ऑफ एनी पर्सन। या ऑपरेशन का मतलब हो सकता है टू प्रिवेंट अ पर्सन, या टू प्रिवेंट एनी पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर ओन राइट्स। ठीक है, टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज और हर ओन राइट्स, ये हम लोगों ने एक जनरल मीनिंग निकाला। ये जो टर्म है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, these two terms are not exactly defined under the Companies Act 2013। तो as these terms are not exactly defined under the Companies Act 2013, तो हमें इन दोनों टर्म का ऑर्डिनरी मीनिंग लेना पड़ेगा, ये जनरल मीनिंग लेना पड़ेगा। तो जनरल मीनिंग ऑपरेशन का बोलते क्या? टू सप्रेस द राइट्स, किसी को सप्रेस करना। ठीक है, किसी को सप्रेस करना मतलब प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स। ठीक है, अब पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए
मैं तुमको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नॉलेज एकेडमी, ठीक है। तुम लोग नॉलेज एकेडमी के कौन? तुम लोग नॉलेज एकेडमी के कौन? स्टूडेंट्स, ठीक है। तुम लोग नॉलेज एकेडमी के स्टूडेंट्स। तो बीइंग अ स्टूडेंट्स, बीइंग द स्टूडेंट्स, क्या क्या राइट्स है तुम लोगों के पास? बीइंग द स्टूडेंट्स, क्या क्या राइट्स है तुम लोगों के पास? टू गेट, पहला है रेगुलर क्लासेस, है ना, नोट्स, टेस्ट, क्वेरी सॉल्विंग, ठीक है। फिर कोई लेक्चर मिस हुआ तो लेक्चर का बैकअप, ठीक है। कोई और राइट्स? प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट, प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट। तो बीइंग ए स्टूडेंट, आप सभी बच्चों के पास ये सारे राइट्स है। प्लस एक और राइट है, टू गेट द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस इन सम और अदर मैनर, सम और इन एनी अदर मैनर। इज इट क्लियर? तो बीइंग अ स्टूडेंट तुम लोगों के पास ये सारे राइट्स है। ये राइट्स तुमको कैसे मिले? once you have taken the admission, है ना, once you have taken the admission, you will get these rights, ठीक। अब मान लो कि ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, पहले के रो में जो पहले 3 जो स्टूडेंट बैठे हैं फर्स्ट रो में, मैं इन बच्चों को बोलता हूँ कि कल से क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि क्यों? मैं बोलता हूँ कि तुम मुझे इतने गंदे लगते हो कि जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ, तो मेरी क्लास में मत आना प्लीज़, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो। बच्चे बोलते हैं ऐसे कैसे चलेगा? मैं बोलता हूँ कि मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, मेरी क्लास में मत दिखना कल से। सर हमने फ़ीस पे की है। मैंने फ़ीस पे करी है तो क्या कर सकता हूँ मैं? बट मैं तो तुमको फ़ीस पे करी है, तुम क्लास के लिए फ़ीस पे करी ना, मैं तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस नहीं दूंगा, ठीक। समहाउ इन्होंने मैनेज किया। फिर मैं इनको बोलता हूँ कि सुनो, नोट्स भी ना तुमको फिजिकल फॉर्म में नहीं दूंगा मैं, नोट्स भी दूंगा तो दैट विल बी इन, हाँ, PDF फॉर्म, ठीक। फिजिकल फॉर्म में नोट्स भी नहीं दूंगा। तुम बोलते हो ऐसा क्यों? मैंने बस मेरा मर्जी। तुम बोलते हो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने ना ऐसा ही चलेगा। अब इन तीनों स्टूडेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? ऑप्रेस कर रहा हूँ। तीनों स्टूडेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ? ऑप्रेस कर रहा हूँ। मैं कौन? वन हु इज हैंडलिंग द मैनेजमेंट, one who have the majority of control, one who have the majority of the control as far as this institute is concerned, clear? तो यहाँ पे जिसके पास मेजोरिटी कंट्रोल है वो क्या कर रहा है? ऑप्रेस कर रहा है किसको? माइनॉरिटी को, ठीक है। तुम बोलना चाहते हो लेकिन मैं तुमको बोलने नहीं देता, तुम क्वेरी पूछना चाहते हो लेकिन मैं तुमको क्वेरी पूछने नहीं देता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आपको प्रिवेंट कर रहा हूँ किस चीज़ से? तुमको तुम्हारे राइट्स एक्सरसाइज करने से। आई एम प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम एक्सरसाइजिंग योर राइट्स। क्या ऑप्रेस? प्रिवेंट करना किसी को फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स, ठीक है। मतलब बीइंग हार्श ऑन समवन, ठीक है, बीइंग हार्श ऑन समवन। जैसे कोई स्टूडेंट मुझसे क्वेरी पूछता है ना, आई स्टार्ट शाउटिंग, ठीक है, आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैड पर्सन। whenever a student ask any doubt, I start reacting like a mad person, क्लियर? जब भी वो क्लास का शेड्यूल पूछता है ना, मैं बोलता हूँ बिल्कुल चुप हो जा, जो शेड्यूल होगा मैं खुद से दे दूंगा, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। जब भी क्लास शेड्यूल होगी विल बी इन्फॉर्म,
ना तो क्लासेस हो रही है, ना टेस्ट हो रहा है, ना रिविजन हो रहा है, ना क्वेरी ले रहा हूँ। तो इस सब केस में क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे राइट्स को या मैं तुम्हारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली हार्म कर रहा हूँ। मैं तुमको दो तरीके से हार्म कर सकता हूँ, मैं तुमको दो तरीके से हार्म कर सकता हूँ। पहला है डायरेक्टली। डायरेक्टली हार्म करना कैसे, तुम्हारी क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ, नोट्स नहीं दे रहा हूँ, टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली हार्म कर रहा हूँ तुम्हारे इंटरेस्ट को, ऑपरेशन। ठीक। दूसरा है मिसमैनेजमेंट। अब तुम समझना, मुझे बताओ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कंपनी लॉ का पेपर कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ या एवरेज या बहुत अच्छा? हाउ विल यू रेट? अच्छा, बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स जिसने नहीं बोला ना बहुत अच्छा, उसको मैं क्लास के बाहर निकाल दूंगा। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन आई टोल्ड यू दैट आई विल बी टेकिंग योर लेक्चर्स स्पेशली फॉर कंपनी लॉ पेपर। मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए इनिशियली, और 2 चैप्टर पढ़ा करके मैंने फैकल्टी चेंज कर दिया, मैंने फैकल्टी चेंज कर दिया। और मैंने जो फैकल्टी चेंज किया, अब 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या 2 फैकल्टी मेरे जितना ही कॉम्पिटिटिव है, उतना ही अच्छा पढ़ा रहा है, या हो सकता है कि वो मेरे जितना कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो मैं जो फैकल्टी चेंज कर रहा हूँ, मान लो कि अगर वो फैकल्टी मेरे जितना कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो योर राइट्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो योर राइट्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। ऑल्दो योर क्लासेस विल बी कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, टेस्टिंग विल बी डन, शेड्यूल विल बी गिवन, नोट्स विल बी गिवन, query will be taken, but there is change in the composition of the most important person, in the composition of the most important person. In this manner I am harming your interest in an indirect manner, so that will be considered as mismanagement, that will be considered as mismanagement. तुमको दोनों एग्जांपल समझ में आया? ऑपरेशन, suppressing someone, preventing someone from exercising his or her rights. तुम लोग ने एक सेक्शन पढ़ा था, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सेक्शन नंबर कौन सा था? दैट वाज योर सेक्शन नंबर 48, है ना? तो कुछ याद है किसी को क्या रिक्वायरमेंट्स था वहां पे? वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट्स था सेक्शन 48 का? कि कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन नहीं ला सकती विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, ऐसा कुछ था। अब मान लो कि कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन लेके आ रही है विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑपरेशन। क्या हो रहा है? ऑपरेशन। अभी अभी तुम समझो, नॉलेज एकेडमी यहाँ पे है कंपनी, और स्टूडेंट है यहाँ के मेंबर्स, मेरे एग्जांपल में, है ना? अब आप इसको ऐसे रिलेट करो, नॉलेज एकेडमी इज द कंपनी एंड स्टूडेंट्स आर द मेंबर्स। तो बीइंग अ मेंबर, व्हाट ऑल द राइट्स मेंबर्स हैव? मेंबर्स के पास क्या क्या राइट्स है एक कंपनी में? राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, right to appoint proxy, right to receive dividend if declared, right to vote, है ना? then right to appoint directors, right to appoint auditors, ये सारे rights है। तो in case if members of the company are being prevented from exercising any of their rights, any of their rights, so there will be a case of, that will be a case of operation. फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेफरेंस दिया सेक्शन 48 का, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 48 में बोला कि वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स करने के लिए कंपनी नीड्स टू पास एसआर, कंपनी नीड्स टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, इन केस इफ कंपनी मेक्स एनी वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, दैट विल बी अ क्लियर कट केस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लो कि मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदा, है ना, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैंने 10,000 शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने के पीछे जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया वो है उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव। मुझे भरोसा है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठे हैं ना, वो आने वाले 20 साल में उस कंपनी को ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 कंपनी बनाने वाले हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन देख करके मैंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। मैंने मुकेश अंबानी जी के ऊपर पैसा लगाया। मैंने आज 10,000 शेयर्स खरीदे और कल को मेरे पास न्यूज़ आ रही है कि मुकेश अंबानी जी इज रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। तो देयर इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो बंदा जा रहा है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है ऑफ दैट, बिलोंगिंग टू दैट कंपनी। तो अगर कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इज गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। इट विल बी अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। यहाँ तक समझ में आया? ये जो दोनों टर्म है कंपनी के अंदर, ऑपरेशन एज वेल एज मिसमैनेजमेंट, ये दोनों टर्म यूज में लिए जाएंगे ओनली इन रेफरेंस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और ओनली इन रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये जो दोनों टर्म है, ऑपरेशन एज वेल एज मिसमैनेजमेंट, ये दोनों टर्म अपन यूज में लेंगे ओनली इन रेफरेंस टू दी शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? तो सर इसका मतलब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। कंपनी के क्रेडिटर्स का पैसा पेंडिंग है, क्रेडिटर्स पैसा मांग रहे हैं, कंपनी दे नहीं रही है, वेदर इट विल बी अ केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। कंपनी अपने क्रेडिटर्स को रिपे नहीं कर रही है, ऑपरेशन है, मिसमैनेजमेंट है? ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है? हम्म, क्या बोल रहे हो? कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे रही है, तो वो ऑपरेशन है या मिसमैनेजमेंट है? हम्म, whether it will be a case of operation or mismanagement, it is neither operation nor mismanagement। अभी थोड़ी देर पहले बोला। ये जो दोनों टर्म हैं किसके रेफरेंस में यूज होगा? ओनली इन रेफरेंस टू दी शेयर होल्डर्स। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया, रिडम्पशन नहीं कर रही है, वेदर इट इज अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन, नाइदर ऑपरेशन नॉट मिसमैनेजमेंट। इज इट क्लियर? फिर तुम लोगों ने एक और चीज सुना है, पढ़ा है कि किसी भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी रूल प्रिवेल करता है। मेजॉरिटी रूल प्रिवेल करता है ना। इन ऑर्डर टू कैरी आउट सर्टेन ट्रांजेक्शंस, board of directors needs the approval of shareholders either by way of an ordinary resolution or by way of a special resolution, है ना। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी। स्पेशल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कंसेंट ऑफ द 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। ऐसे पढ़े तुम लोग। तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज कौन? those who are having very less percentage of shareholding in the company, those who are having very less percentage of shareholders in the company। अब मैं तुमको इस इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है 11th के अंदर, नहीं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है 12th के अंदर, ठीक है, फिर है 11th के अंदर, फिर है सीए के अंदर, फिर है सीएस के अंदर, और फिर है सीएमए के अंदर। ठीक है, दिस इज दिस स्ट्रक्चर या कॉम्पोजिशन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसमें? 12th में। सबसे ज़्यादा किसकी चलेगी? 12th वालों की, फिर 11th वालों की, फिर सीए वालों की, फिर सीएमए वालों की, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी। और इन जनरल क्या प्रिवेल करता है? मेजॉरिटी रूल।
कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है? मेजोरिटी रूल। तो ये मेजोरिटी रूल की वजह से देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट एट मेनी टाइम्स कंपनी में ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स जिनके पास बहुत कम परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, देयर इंटरेस्ट में बी ओवरलुक्ड, देयर इंटरेस्ट में बी ओवरलुक्ड। तो अब अगर उनके इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है ना, कंसिडर नहीं किया जा रहा है क्योंकि कंसिडर, मान लो कि भाई इस क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से 18 जो है मेरे 16 मेरे फेवरेट है, ठीक है, 16 मेरे फेवरेट और मैं उनका फेवरेट। 4 जो बच्चे हैं ना उनको हमेशा प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम और मेरे को उनसे प्रॉब्लम। तो जो 4 बच्चे हैं ना उनके इंटरेस्ट को कभी मैं कंसिडर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ मेजोरिटी चलता है, क्योंकि रूल ऑफ मेजोरिटी चलता है। वो जो 4 स्टूडेंट है ना वो बोलते हैं कि सर 1 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस नहीं होनी चाहिए, मेजोरिटी बोलते हैं कि नहीं नहीं जितने घंटे की क्लासेस लगाने लगाओ। वो जो 4 बच्चे हैं ना वो बोलते हैं कि सर टेस्ट मत लो हम लोगों का, मेजोरिटी क्या बोलते हैं? टेस्ट लो। वो जो 4 बच्चे हैं ना वो बोलते हैं सर डिटेल में पढ़ाओ, लेकिन जो मेजोरिटी है ना वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सर सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर दो, करा दो। अभी देखो 2 पॉइंट्स में गलत थे वो, तीसरे में सही है, लेकिन मेजोरिटी क्या बोल रहा है? नहीं नहीं सिलेबस शॉर्ट करके कंप्लीट कर दो। 4 क्या बोल रहा था? डिटेल में पढ़ा। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ना कि वो मेजोरिटी रूल की वजह से इन सर्टेन केसेस इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज मे बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो इन अगर इंटरेस्ट माइनॉरिटी का एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है तो उनके पास कोई रेमेडी अवेलेबल होना चाहिए कंपनीज एक्ट के अंदर, है ना। अगर मेजोरिटी, इन केस इफ मेजोरिटी ट्राइंग टू ऑप्रेस किसको? माइनॉरिटीज। इफ मेजोरिटी इज ट्राइंग टू ऑप्रेस द माइनॉरिटीज इन द कंपनी, क्यों ऑप्रेस कर पा रहे? क्योंकि इनके पास मेजोरिटी स्टेक है। तुम लोगों ने वो मुहावरा सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेरी गुड। कोई ऐसा तो नहीं सुना है जिसकी भैंस उसकी लाठी? नहीं नहीं नहीं, नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भी किस तरफ इशारा करता है? मेजोरिटी रूल की तरफ इशारा करता है। वेरी गुड। किस तरफ इशारा कर रहा है? मेजोरिटी रूल की तरफ, ठीक है, रूल ऑफ मेजोरिटी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेजोरिटी में क्या ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ, मेजोरिटी में ओवरलुक द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो वहां पे माइनॉरिटीज के पास रेमेडी है, दे कैन गो टू द एनसीएलटी, ठीक है। माइनॉरिटी के पास ऑप्शन है कि वो अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, किसके पास जाकर के? एनसीएलटी के पास जाकर के, अंडर सेक्शन 241। अभी कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है। माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अगर ऑपरेशन हो रहा है ना, इफ दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड इन एनी कंपनी, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241. If there is any case of operation or mismanagement, application can be filed under section 241 by the members. अब कौन से मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है अंडर सेक्शन 244। मैंने बोला ना अभी स्टार्टिंग में, यहाँ पे कौन सा सेक्शन का सीरीज पढ़ रहे हैं आप? 241 से लेकर के 246 तक। तो एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 241, है ना। लेकिन जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे उनकी एलिजिबिलिटी कहाँ पे गिवन है? 244 में। देखा, हमेशा उल्टा बोलता है वो। इसका मतलब कि 241 एंड 244 दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? 241 एंड 244 दोनों साथ में पढ़ेंगे, क्यों? दोनों इंटरलिंक्ड है। इज इट क्लियर सबको? तो अभी तक के 15 से 20 मिनट के डिस्कशन में मैंने जो भी चीज़ें तुम लोगों को समझाई है, जो भी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है, प्लीज़ अपने लैंग्वेज में एक बार नोटिंग कर लो बस। मैं चाहता हूँ कि जो तुम लोगों ने अभी दिमाग में घुसाया है ना उसको बस नोट डाउन कर लो, so as to ensure the retention of this very concept. Operation में members' interest will be directly affected, and in case of management, their interest would be
इनडायरेक्टली अफेक्ट हो सकता है कि तुम समझो एक कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 4 नए लोगों को अपॉइंट कर रही है जिनके ऊपर पास्ट में बड़े बड़े फ्रॉड्स के एलिगेशंस लगे। एक बंदा तो ऐसा है जो 7 साल जेल काट के आया है, कर सकते हैं ना, अप टू 7 ईयर्स। मोर देन 7 ईयर्स वाले को नहीं कर सकते ना। एक बंदा मर्डर के चार्जेस में था और 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट वो काट के आया है, 5 साल हो गया है, अब उसको कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करे। तो मेंबर्स को क्या लगता है, ये सारे नशेड़ी भंगेड़ी लोग अगर बीओडी में आए तो, अगर बीओडी में आए तो इट विल, या इट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज अ होल। इट विल बी अ केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। इज इट क्लियर? कोई भी ट्रांजेक्शन जो नॉर्मल कोर्स में कैरी आउट किया जाता है, अगर उस ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करने के लिए नॉर्मल कोर्स को छोड़ करके कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूट अपनाया जा रहा है, तो दैट कुड बी अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो भी चीजें आप लोगों को समझ में आई है प्लीज एक बार लिखिए, देन वी विल स्टार्ट विद द सेक्शंस। डन, हटा दूं उसको? एक चीज जरूर लिख लेना है, both these terms will be used especially in reference to, specifically in the reference to the shareholders of the company. ठीक है, there can be a case of operation or mismanagement only against the, there can be a case of operation or mismanagement only against the shareholders। ठीक है, चलो आगे, हटा दूं? पेज नंबर क्या है? हाँ,
तो जिनके भी बुक्स में है, आप एक बार रीड करना स्टार्ट करिए, कुछ केसेस के रेफरेंसेस आपको दिए होंगे, ये दोनों टर्म समझाने के लिए। कोई बच्चा मुझे कुछ एग्जांपल्स बता सकता है मिसमैनेजमेंट का? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो कुछ आप एग्जांपल्स बता सकते हैं रिलेटेड टू द केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। Misutilization of the funds of the company, misutilization of the assets of the company, composition, change in the composition of the board of the directors of the company, ठीक है, entering into any ultra virus transactions, ये सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं किसके? या मेकिंग रेकलेस इन्वेस्टमेंट। रेकलेस इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे इस बात की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो इन्वेस्टमेंट टोटल लॉस में जाने वाला है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारे केसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके? मिसमैनेजमेंट के। ऑपरेशन के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं आप लोग? ऑपरेशन के एग्जाम्पल बता सकते हैं? नोटिस नहीं देना मीटिंग का, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं पे करना, मीटिंग कंडक्ट ही नहीं करना, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट नहीं देना, ठीक है, ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना, डिविडेंड डिक्लेयर करके नहीं देना, ये सभी राइट। या रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम एंटर नहीं करना, शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करना, ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके? ऑपरेशन। मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो ऑपरेशन, ठीक है, इनडायरेक्टली अफेक्ट हो मिसमैनेजमेंट। लेकिन इंटरेस्ट किसके इंटरेस्ट की बात की जा रही है? शेयर होल्डर। अच्छा सर, आपने बोला कि अगर एक कंपनी में मेजोरिटी रूल प्रिवेल करेगा तो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मेजोरिटी, ये तो पढ़े हैं अपन लोग। क्या सर, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट माइनॉरिटी में ऑप्रेस द मेजोरिटी? क्या माइनॉरिटी मेजोरिटी को ऑप्रेस कर सकता है? सर मेजोरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकता है, तो समझ में है, ये तो समझ में बैठता है। क्या माइनॉरिटी मेजोरिटी को ऑप्रेस कर सकता है? सोच बताओ। कैन माइनॉरिटी ऑप्रेस द राइट्स ऑफ द मेजोरिटी शेयर होल्डर्स? यस और नो? सोच के बताओ, अगर हो सकता है तो कौन से केसेस में हो सकता है? यस, कैन माइनॉरिटी ऑप्रेस द राइट्स ऑफ मेजोरिटी? अब मान लो कि इस क्लास में एक शैतान बच्चा है, ठीक है, जो पढ़ाने ही नहीं देता है मुझे, समझ रहे हो क्या? जो पढ़ाने ही नहीं दे रहा है, अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा है पीछे बैठ के, ठीक है, अजीब अजीब फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा है, मेरे क्लास के अंदर सो रहा है, ठीक है, और ज़बरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। एक ही बच्चा है जिसकी वजह से पूरी क्लास सफ़र कर रही है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जैसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑप्रेस कर सकता है, वैसे ही माइनॉरिटी कैन ऑल्सो ऑप्रेस द मेजॉरिटी। हो सकता है ना? ट्रांजेक्शन में बहुत वो लोग हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं कंपनी को, कंपनी के अगेंस्ट डिफेमेटरी सूट्स फाइल कर रहे हैं,
ठीक है, कुछ ऐसी हरकत कर रहे जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, मिनॉरिटी कैन ऑल्सो ऑपरेस द राइट्स ऑफ मेजोरिटी। तुम लोगों ने देखा है अभी तक कंपनीज एक्ट के तुम बहुत सारे प्रोविजंस पढ़ के आए, वहाँ पे तुम लोगों ने काफ़ी जगह पे प्रोविजंस पढ़ा है कि अगर 10% मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल या members holding 10% of the voting rights. So members who are holding 10% of the paid up capital have got certain rights under various sections. हाँ है ना? तो वो जो 10% वाले हैं वो हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेफ्ट ओवर 90% इसके ऊपर। तो ये जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है इन जनरल तो ये होगा मेजोरिटी में ऑपरेस, बट दे मे बी अ केस, देयर कैन बी अ केस ऑफ ऑपरेशन डन बाय द मिसमैनेजमेंट, डन बाय द अगेंस्ट द ऑपरेशन माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। दोनों चीजें पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये भी लिख लो, हो सकता है कि किताब में नहीं हो पर आप लिख लो इसको, माइनॉरिटी में ऑल्सो ऑपरेस द राइट्स ऑफ मेजोरिटी। नहीं तो उनको नहीं देना है कंसेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि हिंड्रेंस क्रिएट करना, जहाँ पे बात कंसेंट वो जहाँ पे रेजोल्यूशन पास करने की है वहाँ तो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं ना भाई, उसको नहीं जम रहे इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहे। देखो लिखा है द वर्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट आर नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। The meaning of these words for the purpose of company law should be used in broader generic sense and not in any literal sense। ठीक है? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया हुआ है तुमको इन्वर्टेड कॉमा में। The essence of the matter seems to be that conduct complaint should be at the lowest of standards and which involves a visible departure from the standards of fair dealing। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो there is a lack of fair dealing किसके बिहाफ पे? from the part of company किसके towards the shareholders of the company। lack of fair dealings from the company towards the shareholders of the company। डन? मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है? अब सीधे आ जाओगे सेक्शन नंबर 241 पे। मैंने आपको, मुझे लगता है कि मैंने आपको समझा दिया है ये दोनों टर्म ठीक से, ऑपरेशन एज वेल एज मिसमैनेजमेंट। तो अगर कोई ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट है तो मेंबर्स कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 बिफोर द एनसीएलटी। अब एक चीज समझना, सेक्शन 241 में पावर है मेंबर्स को टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी, टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी। कौन से मेंबर्स को? हु आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244। मेंबर्स कैन मेक एन एप्लीकेशन, कौन से मेंबर्स? हु आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244। अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, सुनना ध्यान से, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन to the tribunal if the central government is of opinion, if the
सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन कि किसी भी कोई कंपनी में देयर इज अ केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? आकाशवाणी होगी ऊपर से, फ्रॉम द वेरियस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, है ना, बीइंग एक्सेस्ड बाय द या बीइंग असेस्ड बाय द गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? Section 241 of the Companies Act states that any member of a company who has a right to apply under Section 244, कोई भी कंपनी का मेंबर जिसके पास राइट है या जो एलिजिबल है सेक्शन 244 के अंदर, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म NCLT 1 फॉर कंप्लेंट। क्या? दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज प्रिजुडिशियल, मतलब अगेंस्ट द public interest, or in a manner which is prejudicial or oppressive to him or any member or members, or in a manner prejudicial to the interest of the company. अगर कंपनी के मेंबर्स को लगता है that there is a case of operation or mismanagement, या कंपनी is being managed in such a manner जो किसके इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, मेंबर्स के, कंपनी के या जनरल पब्लिक के, ठीक है? देन the material change has taken place in the management or control of the company, whether by the alteration in the board of directors or manager, or in the ownership of the company's shares, or if it has no share capital, then in the membership of the company, or in any other manner whatsoever, जिसकी वजह से कंपनी के इंटरेस्ट के को या मेंबर्स के इंटरेस्ट को या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को हार्म होगा। इज इट क्लियर? तो ये लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसके लिए? NCLT के पास, फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच। दे कैन मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT फॉर, एप्लीकेशन किसके लिए लगा रहे? फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। इज इट क्लियर? फिर आगे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज against the public interest, then it may itself apply to the tribunal for an order. तो सेक्शन 241 के अंदर पावर किस किस के पास है? मेंबर्स। मेंबर्स कौन से? who are eligible under section 244, प्लस दूसरा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? एज पर सेक्शन 241 सबसेक्शन 3, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट अ सर्कमस्टांसेस सजेस्टिंग दैट एनी पर्सन कंसर्न्ड इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज और हैज बीन इन कनेक्शन देयरविद फाउंड ऑफ गिल्टी मिसफीसेंस। मिसफीसेंस का मतलब समझते हो? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द पावर्स, persistent, negligent or default in carrying out his obligation and functions under the law और एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं किसके लिए? कंपनी की मैनेजमेंट को कैरी आउट करने के लिए, वो किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, किसी मिसफीसेंस में इन्वॉल्व है, या उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस है, या वो क्या कर रहे हैं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी एप्लीकेशन लगा सकता है किसको? NCLT को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी एप्लीकेशन लगाएगा ना, दैट विल बी अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट। That will be a case of mismanagement. Mismanagement का मतलब आप क्या निकाल सकते हैं? Conducting the affairs of company in such a manner which is prejudicial to the public interest or which is prejudicial to the interest of members or which is prejudicial to the interest of company, है ना? Clear सबको? Next, or the business of a company is not or has not been conducted and managed by such person in accordance with sound business principle or prudence commercial practices. कोई दिक्कत? Or a company is or has been conducted and managed by such person in a manner which is likely to cause or has caused serious injury or damage to the interest of trade, industry or business to which such company pertain. बिजनेस कुछ इस तरीके से कैरी आउट किया जा रहा है कि पूरे इंडस्ट्री पे क्या पड़ सकता है? उसका एडवर्स इम्पैक्ट, या बिजनेस कैरी आउट करने के पीछे इंटेंशन है फ्रॉड करना क्रेडिटर्स के साथ, मेंबर्स के साथ, या कोई भी अनलॉफुल पर्पस के लिए बिजनेस कैरी आउट किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन
मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT. एप्लीकेशन किस लिए लगा रहे? फॉर प्रिवेंटिंग सच ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब तुम समझो. मेंबर्स हु आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. अभी एप्लीकेशन लगाए किसके अगेंस्ट? ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाए. किस लिए एप्लीकेशन लगाए? कि भाई ट्रिब्यूनल तुम ऑर्डर पास करो. किसके लिए? फॉर प्रिवेंटिंग. ट्रिब्यूनल तुम ऑर्डर पास करो किसके लिए? फॉर प्रिवेंटिंग ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट. अच्छा, सिर्फ एप्लीकेशन आने पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर देगा क्या? नहीं. ट्रिब्यूनल विल कैरी आउट द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, है ना? And after carrying out the due inquiries and investigation, if the tribunal is of opinion that there is a case of either operation or mismanagement, तो tribunal may pass such order as the tribunal may deems fit. अगर ट्रिब्यूनल को लगता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि देयर इज अ केस ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, तो ट्रिब्यूनल वो सभी ऑर्डर पास कर सकता है जो ट्रिब्यूनल को उचित लगे. किसके हित में? कंपनी के हित में, उसके मेंबर्स के हित में, जनरल पब्लिक के हित में. इज इट क्लियर? एक तुमको क्वेश्चन देता हूं मैं, सुनना. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया. कंपनी के फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसमें उनको बहुत भयानक लॉस हुआ. वेदर इट इज अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट. Whether it is a case of mismanagement. The board of directors had made certain investment in a particular project which turned into huge losses for the company, जिसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत खराब हो गए. तो क्या ये मिसमैनेजमेंट है? नो सर. अभी यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट है, तुम समझो, अगर सारे इन्वेस्टमेंट लॉसेस में है तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो जरूरी थोड़ी ना है. अगर लॉसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए सब लॉसेस में, इट मे और मे नॉट बी द मिसमैनेजमेंट. भाई बिजनेस है ना, एंड बिजनेस कैरीज रिस्क. बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक. देयर इज नो कंट्रोल ऑन दी एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो वहां पे चेक करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो इन्वेस्टमेंट करना परमिटेड था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? क्या उनका एनालिसिस बराबर था? क्या उनका रिसर्च प्रॉपर था? मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट में टर्न इनटू लॉसेस. अब सारे ऐसे लॉसेस देने वाले इन्वेस्टमेंट को अगर आप मिसमैनेजमेंट बोल दोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो फंसा ही रहेगा हमेशा. समझ रहे क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बंदे को अपॉइंट किया एज एन एडिशनल डायरेक्टर, जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया. क्या ये मिसमैनेजमेंट है? चेक करना पड़ेगा. समझ रहे क्या? तो वेदर it will be a case of mismanagement or not will depend upon the facts or circumstances of the case. Is it clear? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? The government may initiate a case. The central government may initiate a case against such person and refer the same to the tribunal with a request that the tribunal may inquire into the case and record a decision as to whether or not such person is a fit and proper person to hold the office of directors or any other office connected with the conduct of management of any company. कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? देखिए, एक इलस्ट्रेशन तुमको दिया है. मिस्टर ए is a director of ABC Limited. The central government is of opinion. Central government को ऐसा लगता है that Mr. A is guilty of fraud, misfeasance and persistent negligence. Persistent negligence का मतलब है continuous basis पे negligently act कर रहे हैं director. Or default in carrying out his obligation and functions under the law, or breach of trust and hence cannot continue as a director. सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक कंपनी का डायरेक्टर है मिस्टर ए, उसने वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, मिसफीसेंस है या नेग्लिजेंस उसके पार्ट से या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसके पार्ट से, तो उसको डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए. ठीक है?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाया किसको, ट्रिब्यूनल को, ठीक है। हाँ हाँ, अभी वहां पे वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब भाई फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ओपिनियन क्या होता है, ओपिनियन मे और मे नॉट बी ट्रू, ओपिनियन मे गो रॉन्ग, यस और नो। तो ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन it can be decided that whether there is a case of mismanagement or not। भाई ऑपरेशन हुआ या मिसमैनेजमेंट हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना, समझ में आ रहा है क्या। चलो आगे। हाँ नेक्स्ट देखिए, अब आ जाओगे सेक्शन 244 के रेफरेंसेस पे। अपन ने क्या पढ़ा अभी कि सेक्शन 241 के अंदर कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, वो सभी लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं, दोज हु आर एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 244, दोज हु आर एंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 244। तो देखो subsection 1 of section 244 states that the following members of a company shall have the right to apply under section 241, namely in case of a company having share capital, तो 241 में एप्लीकेशन लगाने के लिए there should be not less than 100 members, है ना, और not less than 1/10 of the total number of members whichever is less। तो एलिजिबिलिटी क्या है बेटा, या तो 100 या 10% ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस। लेकिन एक 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 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है समझना, इस क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको मेरे अगेंस्ट ग्रीवेंसेस है दुनिया भर की, है ना, लेकिन उस बच्चे ने ना फीस पे नहीं किया हुआ है, एक भी रुपया फीस नहीं पे किया, एंड स्टिल ही इज रेजिंग ग्रीवेंसेस ऑन रेगुलर बेसिस। बताओ whether this case should be entertained। अरे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉल मनी पेमेंट का डिफॉल्ट किया हुआ है एंड दे आर रेजिंग द ग्रीवेंसेस बिफोर द एनसीएलटी। एनसीएलटी विल नॉट हियर अपॉन सच एप्लीकेशंस। बोला तो खुद डिफॉल्टर है, टू के एलिगेशन लगा रहा है किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। यस देखिए, any member or members holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company subject to the condition, देखिए, that the applicant or applicants have or have paid all the calls or other sum due on their shares। तो सेक्शन 244 में एलिजिबिलिटी कितना, 100 मेंबर या 10% of the total number of members whichever is less can make an application before the NCLT for prevention of operation or mismanagement provided they have paid, या ऐसे बोल लो कि provided they have fulfilled their part of obligations, है ना, due towards company। ये कौन सी कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, देखिए पहले केस में आपने कौन से क्या बाइफर्केशन किया, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे सेक्शन 244 सबसेक्शन 1 का एलिजिबिलिटी जब आप पढ़ोगे तो इसको दो पार्ट्स में बाइफर्केट कर दो, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 मेंबर या 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, देखिए नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स shall have the right to apply under section। तो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 1/5 का मतलब 5% हो गया। अभी तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा ऑपरेशन। ठीक है, फिर बोला अगर कोई जॉइंट मेंबर्स हैं तो दे विल बी कंसिडर्ड एज वन ओनली, दे विल बी कंसिडर्ड एज वन ओनली। इज इट क्लियर।
बात तुम समझना, देखो फिर से सेक्शन 241 में मेंबर्स के पास राइट है टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। कौन से मेंबर्स वो आर एलिजिबल अंडर सेक्शन 244? सेक्शन 244 में एलिजिबिलिटी पढ़ते समय कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 100 members or 10% of the total number of members, whichever is less. Company not having share capital 20% of the total number of members. अच्छा एक चीज समझना, मान लो कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, सबका ग्रीवेंसेस सेम है, all the students have the same grievances, तो it will be better कि एक ही जॉइंट एप्लीकेशन फाइल हो। तुमने सबने मिलकर के इस बच्ची को ऑथराइज कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, तुमने रेशमा को ऑथराइज कर दिया सबने मिलकर के, तुम्हारे पास ऑप्शन था इंडिविजुअली फाइल कर सकते थे या किसी भी एक मेंबर को ऑथराइज किया, ये तुम सबको रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट क्लियर? वेयर एनी मेंबर are entitled to make an application under subsection 1, any one or more of them having obtained the consent in writing of the rest may make an application on behalf and for the benefit of all of them. Clear है? बोलो। चलो आगे, चलो अब देखो, तो अभी आपने दो सेक्शंस कवर कर लिए, 241 244। अच्छा 241 में एप्लीकेशन पहुंच चुका है किसके पास? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी क्या करेगा उसके ऊपर? इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद ऑर्डर देगा अंडर सेक्शन 242। ऑर्डर देगा सेक्शन 242 में, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, आप थोड़ा सोच के देखो, ट्राई टू बी थोड़ा सोचने वाला स्टूडेंट इन योर अप्रोच। क्या ऑर्डर दे सकता है एनसीएलटी यहाँ पे? क्या ऑर्डर दे सकता है? व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्डर कैन बी गिवन बाय द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 242? हम लोगों ने अभी पढ़ा, सर ने बोला है एनसीएलटी में पास सच ऑर्डर एज द एनसीएलटी में डीम्स फिट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऑर्डर पास कर सकता है एनसीएलटी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है विद अ न्यू सेट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक है। दूसरा, एनसीएलटी को लगता है कि साला कुछ भी कर लेना, ये कंपनी अब खड्डे में जाने वाली है, वाइंड अप कर सकता है। तीसरा, जिन ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है ना, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है, ठीक है। एक और चीज तुमको बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने अभी सेक्शन 244 के अंदर एलिजिबिलिटी पढ़ा है, सेक्शन 244 के अंदर एलिजिबिलिटी पढ़ा क्या? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में 100 और 10% ऑफ टोटल मेंबर्स व्हिचएवर इज लोअर, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में 20% ऑफ द मेंबर्स, ये पढ़े ना। देयर मे बी अ सिचुएशन, मान लो कि एक कंपनी के अंदर ना 10,000 मेंबर्स है, कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स? 10,000। 9,999 लोग गलत है, झूठे हैं, फ्रॉड है, एक बंदा सही है और वो एप्लीकेशन लगा रहा है 241 के अंदर। कितने लोग हैं टोटल? 10,000। 9,999 लोग गलत है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई काम 99% चांसेस है कि हो जाएगा, 1% चांस है कि नहीं हो सकता है, कभी बार हो सकता है कि वो 1% वाला हो जाता है, वो 99%। वेरी गुड। तो ये जो एलिजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट है ना, दिस इज नॉट द स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, एनसीएलटी मे वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। जो सेक्शन 244 में आपने जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ा, इसको एनसीएलटी चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है, और यहाँ पे ये भी प्रोविजन है, एनसीएलटी में इवन एंटरटेन दी एप्लीकेशन ऑफ वन मेंबर। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपने सेक्शन 244 में पढ़ा, इट कैन बी वेव्ड ऑफ, इट कैन बी रिलैक्स्ड बाय द एनसीएलटी,
and in such cases NCLT may even entertain the application of one member. Is it clear? लिख लो ये लाइन, लिखो, मैं लिखवाता हूँ. If deems fit, if deems fit, if deems fit, then the NCLT, if deems fit, then the NCLT may waive off, the requirement, given under section 244, and can even entertain the application of one member. ठीक है, चलो अब अपन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक 10 मिनट्स का, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द सेक्शन. खत्म हो जाएगा चैप्टर आज. थैंक यू.
हेलो, ओके। देखिए नेक्स्ट, सेक्शन 242 सबसेक्शन 1, on any application made under section 241, if the tribunal is of opinion that the company's affairs have been or are being conducted in a manner which is prejudicial or oppressive to any member or members, or prejudicial to the public interest, or in a manner prejudicial to the interest of the company, and that to wind up the company would be unfairly prejudice such members, but that otherwise the fact would justify the making of a winding up order on the ground that it was just and equitable that the company should be wound up, the tribunal may, with a view to bringing to an end the matter complained of, make such other orders as it may thinks fit. तो बोला कि it may either pass the winding up order or can pass such other order as the tribunal may deems fit. अब such other orders में ना ये सारे orders हैं. पहला, or they can make an order for regulation of the conduct of the affairs of the company in future. हो सकता है कि क्या करे, एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट है उसको ट्रिब्यूनल रिप्लेस कर दे, किससे, न्यू मैनेजमेंट से. ठीक है. दूसरा, द परचेज ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी बट अदर मेंबर्स देयर ऑफ और बाय द कंपनी. जिन मेंबर्स के राइट्स और इंटरेस्ट को अप्रेस किया जा रहा है उनके शेयर्स को खरीदने के लिए, उन ग्रुप ऑफ मेंबर्स के शेयर्स को खरीदने के लिए बोला जा सकता है. देन परचेज of its own shares by the company as aforesaid, the consequent reduction of its share capital. Company may be asked to purchase its own shares issued to the shareholders whose rights are being, who are being oppressed, whose interests are being adversely affected due to the mismanagement. Then company can restrict, NCLT can pass an order for restriction on transfer or allotment of any shares of the company. Further shares allot करने से कंपनी को रोका जा सकता है, ट्रांसफर से रोका जा सकता है. क्लियर है. फिर बोला कि कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या मैनेजर है या सीईओ है, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज द कंपनी में डीम्स फिट. इज इट क्लियर. पॉइंट नंबर ई पढ़ना. फिर अब मान लो कि कंपनी कोई ट्रांजेक्शन में एंटर करने जा रही है या दी ट्रांजेक्शन इज इन प्रोसेस, तो उन ट्रांजेक्शन्स को रोका जा सकता है. ऐसे ट्रांजेक्शन्स, ऐसे प्रपोज ट्रांजेक्शन्स अगर कंपनी ने किया तो इसमें इट में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, इट में एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू, आइदर फ्रॉम एंटरिंग इनटू और फ्रॉम प्रोसीडिंग विद सच ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. फिर रिमूवल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. देन उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके क्या किया, कोई अनड्यू गेन्स किया, कोई अनड्यू प्रॉफिट कमाया आउट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी. तो जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया, अनड्यू गेन्स या प्रॉफिट जो उन्होंने कमाया, दैट कुड बी रिकवर्ड. इज इट क्लियर. Next, appointment of such number of person as a director who may be required by the transaction में डायरेक्ट अपना बंदा बैठा सकता है कंपनी के मैनेजमेंट में जो डायरेक्टली रिपोर्टिंग करेगा किसको, कंपनी को, एनसीएलटी को. कब तक, जब तक कंपनी के हालात फिर से ठीक नहीं हो जाते. देन दे कैन पास, दे कैन इम्पोज कॉस्ट एज इट मे बी डीम्ड फिट बाय द ट्रिब्यूनल. अब तुम समझो, जिन मेंबर्स के अगेंस्ट ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट कैरी आउट किया जा रहा है, दे विल बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241, बट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 दे मे बी इनकरिंग सम कॉस्ट, a certain cost. Company may be asked, या management of the company may be asked to compensate for such cost incurred by the applicant due to the any other matter for which in the opinion of tribunal is just and equitable that the provision should be made. बोले इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑर्डर पास कर सकता है जो ट्रिब्यूनल के ओपिनियन में फिट हो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन.
इज इट क्लियर? अब तुमको अगर मोटा मोटी अगर याद रखना है तो तुम ये याद कर सकते हो, या तो इंडिया का ऑर्डर पास कर दे, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को चेंज कर दे, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दे, कंपनी को किसी ट्रांजेक्शन में एंटर करने से रोक दे, या कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इन प्रोसेस है तो उसके ऊपर पॉज लगा दे उसके ऊपर, या कंपनी को शेयर इशू करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, शेयर ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, या कंपनी में बी आस्क्ड टू परचेज इट्स ओन शेयर्स। इतना याद रख लोगे, देन लास्ट में सच अदर ऑर्डर एज इट मे बी डीम्स फिट इन द ओपिनियन ऑफ एनसीईआरटी। अब देखो काफ़ी बार ऐसा होता है, सुनना, आज क्या डेट है? आज है 11 अक्टूबर 2023। मान लो कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स है एक कंपनी के, who are eligible under section 244 is making an application before the NCLT on 11th of October 2023। एक कंपनी जो है एक ट्रांजैक्शन में एंटर करने के लिए जा रही है जो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस है। मेंबर्स चाहते हैं कि वो ट्रांजैक्शन में कंपनी एंटर ना करे, अगर कंपनी ने ट्रांजैक्शन में एंटर किया तो कंपनी इज गोइंग टू सफर फ्रॉम ह्यूज लॉसेस। तो ये मेंबर्स गिविंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एनसीएलटी। एप्लीकेशन कब लगाया? 11 तारीख को। अब हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट होने में, एनसीएलटी सेक्शन 242 में ऑर्डर पास करने में इट मे टेक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। इट मे टेक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। मान लो कि एनसीएलटी को लगता है कि भाई 4 महीने लगेंगे इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन 4 महीने में तो ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन हो चुका रहेगा। 4 महीने में ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन हो चुका रहेगा, कंपनी लॉसेस इनकर कर चुकी होगी, या डायरेक्टर्स को अनड्यू बेनिफिट मिल चुका होगा। समझ रहे? तो जब एप्लीकेशन लगा रहे सेक्शन 241 में मेंबर, तो when the application is pending before the NCLT, during the pendency of such application, during the pendency of investigation process to be made by the NCLT may pass an interim order। समझ रहे क्या भाई? मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाया कि कंपनी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करने के लिए जा रही है जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो सकता है। एप्लीकेशन कब पहुंचा? 11 तारीख को। कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, तो फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द इमीडिएट एक्शन एनसीएलटी में पास इंटरिम ऑर्डर। बोला जब तक हम सेक्शन 242 के अंदर ऑर्डर नहीं पास करते तब तक कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद सच ट्रांजैक्शंस। इज इट क्लियर? देखो लिखा है, the tribunal may on the application of any party to the proceedings make an interim order which it thinks fit for regulating the conduct of the company's affair upon such terms and conditions as appear to be just and equitable। हो सकता है कि एप्लीकेशन लगा 241 के अंदर, एनसीएलटी को लगता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ है, इट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। एक काम करते हैं, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ऑर्डर पास नहीं होता, तब तक हम करंट जो मैनेजमेंट है ना उसको हटा देते हैं और हमारा एक बंदा रखते हैं कंपनी के बोर्ड पे, ताकि आने वाले दिनों में कंपनी की हालत और भी ज़्यादा खराब ना हो। ठीक है? तो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं कौन? एनसीएलटी। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, उसके बाद तुम आ जाओगे 243 पे। सेक्शन 242 43 पे। तो सेक्शन 241 आपको क्लियर है? सेक्शन 241 में एप्लीकेशन लगा रहा था कौन? मेंबर्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर्स जो एप्लीकेशन लगा रहा था उनका एलिजिबिलिटी कहाँ पे गिवन है? 244 में। ऑर्डर पास हो रहा है सेक्शन 242 में। ठीक है? अब है सेक्शन 243, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? सेक्शन 243 एक बार रीड करिए। व्हेन an order is made under section 242 terminates, set asides or modifies an agreement
Such order shall not give rise to any claim whatever against the company by any person for damages or for compensation or for loss of office in any respect, either in pursuance of the agreement or otherwise. No managing director or other director or manager whose agreement is so terminated or set aside for a period of 5 years from the date of order terminating or setting aside the agreement without the leave of the tribunal be appointed or act as the managing director or other director or manager of the company. The person who is not fit and proper person pursuant to section 4A of section 242 shall not hold the office connected with the conduct and management of the affairs of the company for a period of 5 years from the date of said decision, provided that the central government may, with the permission of tribunal, permit such person to hold any such office before the expiry of the said period of 5 years. Notwithstanding anything contained in any other provisions of the Act, any other law for the time being in force, any contract or memorandum or articles on removal of a person from the office of a director or any other office connected with the conduct or management of the affairs of the company, that the person shall not be entitled to be or paid any compensation for the loss or termination of the office, provided that the tribunal shall not grant leave का मतलब है permission under this clause unless notice of the intention to apply for leave has been served to the central government and the government has given reasonable opportunity of being heard in that matter. अब तुम समझने की कोशिश करना सेक्शन नंबर 243. देखिए कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, सुनना. जैसे अभी तुमको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, कंपनी क्या थी, ए लिमिटेड. ए लिमिटेड एंटर करने जा रही थी एक अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में. है ना, मेंबर्स रोकना चाहते. कंपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए जा रही थी एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट से. कंपनी ट्रांजैक्शन किससे कर रही थी, एक्स वाई जेड एसोसिएट से. मेंबर्स रोकना चाहते. मेंबर्स पहुंचे किसके पास, एनसीएलटी के पास. एनसीएलटी ने इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया एंड ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 242, है ना. और उस ऑर्डर के तहत इस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, स्टॉप्ड. है ना, कंपनी इज बीइंग स्टॉप्ड फ्रॉम कैरिंग आउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. अगर वो ट्रांजैक्शन रुकने की वजह से एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स को कोई भी लॉसेस होगा ना, तो ये लॉसेस के लिए इनको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा. कोई भी लॉसेस हुआ तो इनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा. इज इट क्लियर. मान लो कि फिर एक और चीज, ए लिमिटेड जो है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रही थी एक लॉस मेकिंग एंटिटी में. तुम लोगों ने पढ़ा है एक इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, सेक्शन कौन सा था. तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है ए लिमिटेड. कुछ मेंबर्स को लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट किया ना तो इट विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल. पता दूसरे डूबते आने चले और हम खुद ही डूब गए, ऐसा इन मेंबर्स को लगता है. दिस कंपनी इज प्रिपेयर फॉर लोन which they are going to receive from A Limited. Meanwhile section 242 में NCLT ने ऑर्डर पास किया क्योंकि मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाया और रोक दिया फ्रॉम प्रोसीडिंग विद सच ट्रांजैक्शन. इसको लॉस होगा, इसको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, डन. मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर कितना है, 5 साल. And they are eligible for reappointment. In case if reappointment is made, then reappointment shall not be made 1 year prior to the expiry of tenure of office. पढ़े हो, वेरी गुड. अब कंपनी है ए लिमिटेड. ए लिमिटेड ने मिस्टर ए को एमडी अपॉइंट किया.
ठीक है, फॉर 5 years। बट ये जो है, ये मान लो कि नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है, तो इट विल बी अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट, है ना। तो मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाया, कंपनी ने जब इसको अपॉइंट किया था ना एमडी, तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा? 5 साल का। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से किसी भी पर्सन को अगर लॉस होता है, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी कॉम्पनसेटेड बाय द पर्सन जिसकी वजह से लॉस हुआ है ना। तो ये नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा था, मेंबर्स ने इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाया, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया कि इसको हटाओ। इसके अभी 2 साल ही कंप्लीट हुए थे टेन्योर ऑफ ऑफिस में, मतलब 3 साल बचा था, 3 साल बचा है, अभी हटा दिया 2 साल में, उसको 3 साल की सैलरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। बोला अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रहा है, किसी एमडी को रिमूव कर रहा है, मैनेजर को रिमूव कर रहा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टेन्योर ऑफ ऑफिस, दे वोंट बी कॉम्पनसेटेड फॉर एनी लॉसेस। इन जनरल देयर इज अ प्रोविजन कि इन केस अगर कंपनी के कोई भी डायरेक्टर्स का रिमूवल होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर ऑफ ऑफिस, तो कंपनी को उनको कॉम्पनसेट करना पड़ता है। बट इन द गिवन केस नो कॉम्पनसेशन विल बी पेड। कुल मिलाकर के आप ये बोलो ना, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया सेक्शन 242 में, उसकी वजह से अगर किसी को लॉस हो रहा है तो दे विल नॉट बी कॉम्पनसेटेड, स्पेशली एमडी, डायरेक्टर्स और मैनेजर्स ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये बात करता है आपका सेक्शन नंबर 243। ठीक, तो आपने कितने सेक्शन देखे? 241। मेंबर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। 241 को पढ़ा किसके साथ? 244 के साथ। 242 में ऑर्डर, 243 में इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ। अब आ जाओगे सेक्शन 245 पे। सेक्शन 245 क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट। ठीक है, नाउ ये सेक्शन अभी तक जितने भी चीजें पढ़ी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही, मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आया यहाँ से तो इट विल बी फ्रॉम सेक्शन 245। ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको रीड करिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes टू डू द सेम। प्लीज रीड दिस सेक्शन 245। ये नाम समझ में क्या आता है? क्लास एक्शन सूट, क्या समझ में आता है इस नाम से? If a group of shareholder in a company have the same common grievances, है ना, तो इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेट एप्लीकेशन, वो लोग कलेक्टिव बेसिस पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं टू गेट देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड बाय द एनसीएलटी, है ना। अगर वो कॉमन बेसिस पे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्रेस्ड बाय द एनसीएलटी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। लिखा है यहाँ पे देखो, a class action suit is a lawsuit where a group of people representing a common interest may approach the tribunal to sue or be sued. It is a procedural instrument that enables one or more plaintiff to file and prosecute litigation on behalf of a larger group or class common rights and grievances. कोई दिक्कत? ठीक, देखिए subsection 1 of section 245 states that number of members या depositors or any class of them as the case may be can make an application in form NCLT 9 before the tribunal for seeking all or any of the following order.
क्लास एक्शन सूट फाइल किया जा सकता है फॉर गेटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, तुम इसके नीचे लिखो, अब तुम नीचे लिख रहे हो तो एनी ऑफ द अबव ऑर्डर कर दोगे। क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड by a group of members. Class action suit can be filed by a group of members having common interest or grievances, having common grievances or interest for getting any of the following order, for getting any of the following order। ठीक है, ठीक है। देखिए, पहला ऑर्डर क्या, कंपनी को रोका जाना चाहिए फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट, टू रिस्ट्रेन अ कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। देन टू रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एनी ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ठीक, फिर to declare a resolution altering the memorandum or articles as void if the resolution was passed by separation of material fact। कंपनी ने अपने मटेरियल कंपनी ने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन किया है, लेकिन ऑल्ट्रेशन करने के लिए जो उन्होंने कंसेंट लिया है मेंबर्स से, कंसेंट लेते समय दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन, तो जो ऑल्ट्रेशन है उसको इनवैलिड कर दिया जाए। ऐसा ऑर्डर पास करे कौन, ट्रिब्यूनल। देन टू रिस्ट्रेन टू प्रिवेंट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रिजोल्यूशन। कौन से रिजोल्यूशन पे, जिन रिजोल्यूशन को पास करने के लिए कंपनी ने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेंबर्स को डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, देन टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट विच इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसे किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व करने से रोकना जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट हो या कॉन्ट्रडिक्शन में हो। ठीक, देन टू प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शंस कॉन्ट्रेरी टू एनी रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेंबर्स ने रिजोल्यूशन कुछ और पास किया था, कंपनी एक्शन कुछ और ले रही है। ठीक है, फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के नेग्लिजेंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे कौन, कंपनी के डायरेक्टर्स। ठीक है, एंड टू सीक एनी अदर रेमेडी एज द ट्रिब्यूनल में थिंग्स फिट। फिर यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है, इन्होंने एप्लीकेशन लगाया, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा एंड पास सच ऑर्डर एज इट में डीम्स फिट। क्लियर है, लेकिन क्लास एक्शन सूट फाइल करने के लिए भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इसका है, आपको ये पढ़ना है भी। आपको ये पढ़ना है और इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में इसको बाइफिकेट करो। और दूसरा, डिपॉजिटर, क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड आइदर बाय द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। ठीक है, प्लीज इसको आप टेबल बनाइए, टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरप्रिटेशन। इतना तो कर ही सकते हो। तो क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय मेंबर्स इफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल कितना है, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड व्हिचएवर इज लेस। एज इट इज इसको याद कर लोगे, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वो पे 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। डिपॉजिट होल्डर्स में से नॉट लेस देन 100 डिपॉजिटर्स की जगह आप डिपॉजिट होल्डर्स लिखना, और नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब व्हिचएवर इज लेस। फिर नीचे तुमको परसेंटेज दिया हुआ है, प्लीज
मेक अ प्रॉपर टेबुलर टेबल। यहाँ तक रीड करोगे और प्रॉपर टेबल बनाओगे, यहाँ तक रीड करना है सबको। तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, जो नहीं बताएगा उसको मैं घर नहीं जाने दूंगा आज। डन। लास्ट बेंच बन गया तेरा टेबल? लास्ट बेंच बन गया टेबल? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल।
at least 5% of total number of members or 100 members, whichever is less. ठीक, member or members not holding less than 5% of the issued share capital, अगर कंपनी क्या है unlisted, members or members not holding less than 2% of the issued share capital of the company in case of listed. कोई दिक्कत? चलो आगे, टेबल बन गया है सबका, तो बता व्हाट विल बी द फाइनल कंक्लूजन? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, बताइए 100 और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स है या शेयर कैपिटल है? हाँ, मेंबर्स। whichever is less, ठीक है। नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी और इधर लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी में कितना? 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, मेंबर्स होल्डिंग 5% ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। लिस्टेड में members holding 2% of the total issued share capital, ठीक है। और फिर डिपॉजिटर होल्डर्स के लिए, डिपॉजिट होल्डर्स के लिए अलग है क्या? 100 और 5% ऑफ, वेरी गुड। तो आई होप ये सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन में लिखवाता हूँ, वो लिख लोगे। नीचे एक लाइन लिखवा रहा हूँ, while considering the application, while considering the application for class action suit, while considering the application for the class action suit, the tribunal for class action suit, the tribunal shall ensure that the tribunal shall ensure that whether the member or depositor is acting in good faith, at the time of making such application, for seeking an order, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when the application is admitted for class action suit, when the application is admitted for class action suit, a public notice shall be served, to all the members or depositors of the class in such manner as may be prescribed,
and no two class action applications, no two class action application for the same cause of action, for the same cause of action shall be allowed. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, the order passed by the NCLT the order passed by the NCLT shall be binding on the company, shall be binding on the company and all its members, comma, depositors, comma, auditor or any expert associated in any capacity with the management of company. ठीक है, जो ऑर्डर पास कर रहे हैं एनसीएलटी क्लास एक्शन सूट के तहत सब पे बाइंडिंग होगा। क्लियर है? उसके आगे देखो, एक और चीज़ है, एनसीएलटी ने के पास क्लास एक्शन सूट फाइल हुआ है, लेकिन अगर एनसीएलटी को लगता है कि जो ये एप्लीकेशन है ये कंपनी को डिफेम करने के लिए फाइल किया गया, डिफेमेटरी है या फ्रिवलेस है, फ्रिवलेस मतलब समझते हो, गलत, झूठ मूठ, विद रॉन्ग इंटेंशन, भाई मेंबर्स को राइट दिया गया है बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे मे misutilize the right being given to them under section 245. तो अगर उनको लगता है एनसीएलटी को कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है दैट एप्लीकेशन इज फ्रिवलेस इन नेचर, वहाँ पे एनसीएलटी में एनसीएलटी शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन। ये भी एक लिख लेना, और एक और चीज़ लिख लेना कि सेक्शन 245 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग कंपनीज। 2 पॉइंट और लिख लोगे और ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। सेक्शन 246 के अंदर आपको पेनल्टी दिया हुआ है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर द पेनल्टी। ठीक है, 246 में पेनल्टी है जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मेजरली आपका फोकस रहेगा 241 से लेकर के 245 तक, जिसमें भी से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो रहेगा 245 अगर एग्जाम में आया तो। फिर भी मैं बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी कम है यहाँ से क्वेश्चन आने की, आया भी तो ग्रेटर चांसेस है कि 245 से क्वेश्चन आए आपको। ठीक है, तो जितना भी रेलेवेंट पार्ट है आपके सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए वो मैंने आपको करा दिया है। क्लियर? चलिए, तो ये जो टॉपिक है वो जाता है यहाँ पे खत्म। थैंक यू सो मच।